हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड में। और आज बहुत दिनों के बाद मैं एक बार फिर आपके सामने हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ये कहा था कि अब यहाँ से हम कंटिन्यूटी की गाड़ी पे सवार होंगे, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। और पिछले महीने को अगर मैं देखूँ और पिछले महीने के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो अप्रैल जिस तरीके से गया है वो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चीजें आपके साथ बहुत अच्छी हो रही होती है। करियर वाइज भी काफी सही अपॉर्चुनिटीज मेरे पास आ रही थी। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने थिएटर और एक्टिंग असाइनमेंट्स को नहीं लूंगा और आईपीएल खत्म होने तक मैं कोशिश करूंगा कि हम कंटिन्यूटी पे ध्यान दें, बट वो चीज हो नहीं पाई। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई जहां पे मुझे ऐसा लगा कि उस अपॉर्चुनिटी को मुझे हाँ बोलना चाहिए, और उस वजह से फिर टाइम नहीं मिल पाया। क्योंकि जब हम किसी असाइनमेंट के साथ जुड़ते हैं तो वहां पे वो टाइम देना होता है प्रिपरेशन के लिए, और बहुत ही शॉर्ट टाइम में हमें वो प्ले तैयार करना था, कुछ 15 दिन का था। तो मैं लास्ट मोमेंट पे, मैं टीम में सबसे लास्ट इन्वॉल्व हुआ था, और जिस तरीके से उस टीम में सिनेरियोज बने, कई एक्टर्स छोड़ के गए, उसके बाद मेरा पार्ट थोड़ा सा बढ़ा और मुझे पहले एक कैरेक्टर के लिए बुलाया गया था, बाद में मैं 3 कैरेक्टर कर रहा था। तो उस वजह से मुझे वहां पर अटेंशन ज्यादा देना पड़ा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके साथ सब कुछ सही हो रहा होता है, लेकिन किसी एक चीज की वजह से आपको ऐसा लग रहा होता है कि गलत हो रहा है, कुछ मिस कर रहा हूँ। क्योंकि क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं, हर जगह कमिटमेंट्स हमारे होते हैं, बट सब चीज नहीं हो पाता है। तो कुछ उस तरीके का ही माहौल रहा, और सबसे पहले तो आप सभी से सॉरी। और लास्ट मंथ जिस तरीके का इंसिडेंट हमारी कंट्री में हुआ, मैं उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहता। पहलगाम में जिन फैमिलीज के साथ वो ट्रेजेडी हुई, उनके साथ हमारी सिंपथी है। और इस पे मैं बहुत ज्यादा अपना ओपिनियन नहीं देना चाहता, लेकिन डेफिनेटली इसमें एक रिलीजन इन्वॉल्व था। क्योंकि किसी का रिलीजन पूछ के मारना और उसके बाद ये डिनाई करना कि इसमें रिलीजन इन्वॉल्व नहीं था, ऐसा नहीं है। और ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, बात है उस मेंटेलिटी की, वो इस्लामिस्ट मेंटेलिटी की, कि जहाँ पे वो दूसरे रिलीजन वालों को काफिर समझते, दूसरे रिलीजन वालों के साथ वो को एग्जिस्ट करने पे सवाल उठाते, उस माइंडसेट की बात है, उस इस्लामिस्ट सेपरेटिस्ट माइंडसेट की बात है। तो देखो, यहाँ पे रिलीजन, हिंदू मुस्लिम, इन सब चीजों की बातें नहीं है। बात है हम अपने आप को नेशनलिस्ट कब बना सकते हैं, हम अपने आप को पेट्रियट कब बना सकते हैं, कि हम हमारी कंट्री को सबसे पहले रिस्पेक्ट करें, और हम हमारे रिलीजन से पहले हमारे कंट्रीमेंस को हम उस नजर से देख पाए कि ये फेलो इंडियन। हमारे अंदर का वो पेट्रियोटिज्म कब आएगा? और हम इन सब इंसिडेंट पे हम सीधे आर्म फोर्सेस को क्वेश्चन कर देते हैं, गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर देते हैं। देखो, सीधी सी बात है कि जिस मर्जी गवर्नमेंट को उठा के देख लो आप, हर कंट्री में कभी ना कभी ये फेलियर्स इस तरीके के आते हैं। क्योंकि एक इतने बड़े कंट्री के सिक्योरिटी को संभालना, वहां पे इस तरीके के फेलियर्स कभी ना कभी आते ही हैं, जिस मर्जी कंट्री का आप नाम ले लो। और मैं इस पे इसलिए कमेंट भी कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं एक आर्मी फैमिली से आता हूँ, और मुझे पता है, मैंने जिस तरीके के किस्से सुने हैं अपने डैड से, अपने फ्रेंड से, अपने भाई से, या फिर हमारे फैमिली फ्रेंड्स वगैरह से, तो जिस तरीके के इंसिडेंट्स हम जैसे सिविलियंस के सामने नहीं आते, उसके बारे में हम कभी भी उनको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके का हीरोइक वो दिखाते हैं, वो हमारे कंट्री के अनसंग हीरोज है। और उन पे ये क्वेश्चन करना कि सिक्योरिटी फेलियर था ये, या फिर गवर्नमेंट ने इसको इलेक्शन के वजह से करा है। हमारी कंट्री में हर महीने कहीं ना कहीं इलेक्शन हो रहे होते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर इलेक्शन जीतने के लिए कोई टेरर अटैक ही करा रहा है। ये बहुत ही स्टूपिड है, बहुत ही लेम है, बट हमारी गवर्नमेंट अब तक तो अभी तक कुछ भी नहीं किया है। मतलब जो कुछ किया है वो उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है, एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं है। मैं इससे और ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ। और जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी लोगों के, इन्फ्लुएंशियल लोगों के, या फिर यूट्यूब चैनल्स को, इंस्टाग्राम अकाउंट्स को या ट्विटर अकाउंट्स को जिस तरीके से बैन किया है, हमारे यहाँ के बहुत लोगों के दिल गुर्दे बहुत दुखे कि हानिया आमिर ने खाना खाया या नहीं खाया, या फिर और जितने लोगों के अकाउंट्स बैन हुए। ये बहुत अच्छा इनिशिएट है। और जिस तरीके से सोनी लिव या जितने ब्रॉडकास्टर है, जिन लोगों ने पीएसएल को दिखाने से मना किया है, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और अपने चैनल से मैं अपने कमिटमेंट की अगर बात करूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच ही ना हो किसी आईसीसी इवेंट में या कहीं पे भी नहीं। मुझे वर्ल्ड कप में भी नहीं देखना है, मुझे एशिया कप में भी नहीं देखना, मुझे चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं देखना, मुझे इंडिया पाकिस्तान का मैच ही नहीं देखना, मुझे ये दोनों टीम सेम ग्रुप में नहीं देखना। और मैं अपने चैनल से अनाउंस करता हूँ, ये मेरा स्टांस है कि इंडिया पाकिस्तान का जब कभी भी मैच होता है, मैं उसको कवर नहीं करूंगा। और जिस दिन भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, उस दिन हम अपने चैनल पे ब्लैक डे मनाएंगे, और मैं इन्हीं सब इंसिडेंट्स पे बात करूंगा।
हम एक बार फिर से रिकॉल करेंगे कि हमारे साथ क्या हुआ था, और हम जैसे सिविलियन जो कि यहाँ पे सिंपैथी दिखाते हैं, या फिर हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था, गवर्नमेंट को वो करना चाहिए था, इसको बैन करना चाहिए था, इस तरीके का अटैक करना चाहिए था, हम उठ के इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान मैच का हाइप ही इसलिए है क्योंकि हम वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, हम वो व्यूवरशिप देते हैं, हम वो मनी फ्लो जो मतलब ब्रॉडकास्टर्स को चाहिए वो उनको देते हैं। तो ये मेरा स्टांस है, मैं आप लोगों को कुछ सजेस्ट नहीं कर सकता, आप लोग खुद मैच्योर हो, आप लोग अपने डिसीजन खुद ले सकते हो, बट ये मेरा स्टांस है। और इससे क्या चेंज होगा क्या नहीं होगा ये मुझे भी नहीं पता, बट यही है, अब यही है। तो ऑलरेडी बहुत लंबा मोनोलॉग हो गया है, तो आज के इस वीडियो में स्पेसिफिकली बता दूं कि हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। उस चीज पे मैं बहुत बात कर सकता हूँ, बट उधर और उतना नहीं जाएंगे क्योंकि ये पर्टिकुलर वीडियो उसके लिए नहीं। हम करेंगे किसी ना किसी दिन, बात करेंगे जब मेरे पास मुझे ऐसा लगेगा कि मैं मतलब मेंटली और अपने वोकेबलरी में सही तरीके से प्रिपेयर्ड हूँ, मैं तब जरूर बात करूंगा, बट अभी के लिए इतना है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे पॉइंट्स टेबल के बारे में, और पिछले जो 3 मैचेस हुए, सीएसके वर्सेस आरसीबी, और आज केकेआर वर्सेस आरआर, जिस तरीके का ये मैच हुआ इसके बारे में भी बात करेंगे, और एलएसजी वर्सेस पंजाब। अब यहाँ से एलएसजी के चांसेस बहुत ही स्लिम हैं, राजस्थान तो पूरी तरीके से बाहर है, चेन्नई भी बाहर है, खत्म कहानी इन दोनों की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्रथा के अनुसार मैं आप सभी को याद दिला दूं कि आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि आप तक सभी वीडियोस पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट्स टेबल की बात कर लेते हैं। पॉइंट्स टेबल में आरसीबी सबसे ऊपर है, 11 मैच में 16 पॉइंट है। पंजाब सेकंड नंबर पे आ गया, 11 मैच में 15 पॉइंट है। एमआई 11 मैच में 14 पॉइंट, गुजरात 10 पे 14, और डीसी डीसी को अभी सबने इस तरीके से कह रखा है कि डीसी के चांसेस बहुत स्लिम है, बट डेफिनेटली अगर देखा जाए तो डीसी के सबसे टफ चांसेस है, क्योंकि डीसी का एक मैच कल हैदराबाद के साथ है, और उसके बाद जो 3 मैचेस हैं वो टेबल टॉपर्स के साथ है, आरसीबी, पंजाब और मुंबई। और डीसी को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 2 मैचेस जीतने हैं। अब यहाँ से बहुत मुश्किल है। हैदराबाद किसी भी दिन हैदराबाद किस तरीके का खेलती है, हैदराबाद को खुद को नहीं पता है। लास्ट जो मैच हैदराबाद ने गुजरात का अगेंस्ट खेला था, वहां पे वो ऑल आउट नहीं हुए, स्टिल वो किस तरीके से खेला, किस तरीके से वो इनिंग को बिल्ड कर रहे थे, या किस मोमेंटम से खेलना चाहते थे, शायद वो कंफ्यूज ही रह गए, और वहां पे समझ में ही नहीं आया कि एसआरएच करना क्या चाहता है। वो अपने गेम प्लान से ही बहुत दूर थे, और फिर लॉस्ट दिखे वो। तो डीसी के सबसे डिफिकल्ट चांसेस है। उसके बाद केकेआर, केकेआर 11 मैच में 11 पॉइंट्स के साथ है। अब केकेआर अपने 3 मैच अगर लगातार जीतता है तो 17 पॉइंट पे आ जाएगा। एक जो बारिश वाला मैच था उसने पंजाब और केकेआर दोनों को एक एज दिया। ये दोनों टीम उस एक एक पॉइंट के वजह से एक अच्छे स्टैंड, एक अच्छे पोजीशन पे है। और अगर अब पॉइंट्स टेबल की बात करें, तो अगर कंफर्टेबल पोजीशन की बात करें तो पंजाब, आरसीबी और गुजरात, ये 3 टीम बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे है, क्योंकि आरसीबी 11 मैच में 16 पॉइंट पे है, पंजाब 11 मैच में 15 पॉइंट पे है, और जीटी जीटी के अभी 4 मैच बचे हैं, 10 में वो 14 पॉइंट पे। तो ये 3 टीम सबसे स्ट्रांग पोजीशन पे है। और जब ये आईपीएल स्टार्ट हुआ था, मैंने ये कहा था, जो मेरी टीम प्रिडिक्शन थी उसमें मैंने कहा था कि मुंबई और डीसी, ये 2 टीम मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अच्छा करेगी। और पंजाब को लेके भी मैंने कहा था, क्योंकि श्रेयस अय्यर वहां पे कैप्टन बन के आया था, और श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी को लेके मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। तो मैंने कहा था कि ये 3 टीम मेरी फेवरेट्स हो रही है, जिसमें से 2 अभी टॉप 4 पे है, और डीसी के चांसेस थोड़े स्लिम है। लेकिन आरसीबी ने इस बार बहुत ज्यादा सरप्राइज किया। आरसीबी आईपीएल की हिस्ट्री में जिस तरीके के मैचेस हारता था, इस बार वो जीतने लग गया। चेन्नई को जिस तरीके से हराया, अब उस मैच को लेके मैं बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोलूंगा, मुझे ऐसा लगा कि वो मैच ही फिक्स था। अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं पूरी तरीके से गलत हो सकता हूँ, लेकिन उस मैच को देख के मुझे फीलिंग ही ये है। अब मैं अगर आके बोलूं कि बहुत क्लोज मैच था, बहुत ही क्रंच गेम हुआ है, बहुत कांटे की टक्कर हुई है, मैं मतलब झूठ बोल रहा हूँ अपने आप से। आप लोगों से आके मैं झूठ बोल जाऊं, आप लोग सोचोगे कि हाँ शायद यही मेरा ओपिनियन है, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या सोच रहा था। मुझे वो मैच पूरी तरीके से फिक्स लगा। यश दयाल जिसने लास्ट ओवर डाला है, जब पहला बॉल धोनी भाई ने सिंगल लिया वो फुल टॉस था, फिर जडेजा ने सिंगल देके जो धोनी भाई को स्ट्राइक दिया वो फुल टॉस था,
धोनी भाई जिस पे आउट होके गए वो फुल टॉस था। फिर शिवम दुबे को जो नो बॉल आई वो फुल टॉस था, उस पे छक्का पड़ा, उस पे 7 रन आए। फिर 3 बॉल पे 6 रन चाहिए थे, शिवम दुबे को फ्री हिट पे फुल टॉस आती है, उस पे सिंगल। फिर रविंद्र जडेजा 74 75 या 76 रन बना के खेल रहे थे, उनसे एक भी शॉट नहीं लग पाया। फिर लास्ट बॉल शिवम दुबे को, वो भी फुल टॉस। आप फुल टॉसेस पे हिट नहीं मार पाओगे। आप ये बोलो कि वो पिच स्लो थी, पिच से बॉलर को असिस्टेंस मिल रही थी, लेकिन जब बॉल टप्पा ही नहीं खा रही, फिर आप अगर नहीं मार पा रहे हो तो इसमें आप किसको ब्लेम करोगे? डेवाइड ब्रेविस वाला वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, वो अंपायर का कॉल ही बहुत ही वाहियात था, बहुत ही पथेटिक था, क्योंकि वो नेकेड आई से भी दिख रहा था कि बॉल विकेट को हिट करेगी ही नहीं। बट वहां पे जिस तरीके की कंट्रोवर्सी हुई कि वो बॉल डेड बॉल हो गई थी, वहां पे गेम अवेयरनेस की कमी थी। बट ठीक है, वो एक कंट्रोवर्सी थी, उस पर हम डिबेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फुल टॉसेस पे हिट नहीं मार पाओ, MS धोनी बेस्ट फिनिशर इन द वर्ल्ड ना। टूर्नामेंट के स्टार्ट में जब MS धोनी के बारे में कोई भी ये बोलता था कि MS धोनी को ऊपर बैटिंग करने आना चाहिए और MS धोनी को रन बनाना चाहिए, तब तो ये सब कह रहे थे कि एक ऐसा बैट्समैन जो कि 40 साल का हो गया, अगर उस पे CSK की टीम रिलाय कर रही है, बाकी के 10 प्लेयर कुछ नहीं कर पा रहे, तो CSK कहाँ ही जीतने वाला है। अब ये तो बहुत सुटेबल पोजीशन थी ना धोनी भाई के लिए। शिवम दुबे से ऊपर खुद को प्रमोट किया था, यहाँ से तो धोनी भाई का मैच था, धोनी भाई को मैच खत्म करके जाना चाहिए था। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली, चलो वो भी ठीक है, लेकिन फुल टॉसेस मिस करके जाना, फुल टॉसेस पे सिंगल आना, मुझे सिंगल से भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस चीज की है कि फुल टॉस पे बैट का स्विंग तो आए, फुल टॉस कम से कम मिस तो हो, कम से कम ये तो बोल सके कि वो टच नहीं था, वो फॉर्म नहीं था, मारने की कोशिश की लेकिन दिन ही खराब था। मारा ही नहीं है तो फिर दिन खराब कहाँ से हुआ? आप जब मारोगे तब पता चलेगा ना कि बॉल बाउंड्री लाइन के पार जाएगी भी कि नहीं जाएगी, बाद में आप आउट होके भी चले गए। और यश दयाल जिस तरीके से हीरो बना है, डेफिनेटली वो डिजर्व करता है, और CSK इस मैच को हारना डिजर्व करता है। बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो कल के मैच में जो CSK वर्सेस RCB वाला मैच था, उन दोनों टीम में से एक टीम भी डिजर्विंग नहीं थी मैच जीतने के लिए। दोनों टीम ने जिस तरीके का वाहियात क्रिकेट खेला है, फुल टॉसेस करा है, लेकिन उस बीच में हम इस चीज को नहीं भूल सकते कि रोमारियो शेफर्ड ने जिस तरीके की बैटिंग की है, भाई साहब उसको बैटिंग बोलते हैं, तबाही बैटिंग। 2 ओवर में उसने 54 रन मारे, उनकी 56 या 55 रन की पार्टनरशिप थी, जिसमें टिम डेविड के सिर्फ 1 रन थे। अकेला बंदा खड़े खड़े CSK को उखाड़ गया, कमाल की बैटिंग। बट हाइंडसाइट, 40 ओवर के बाद अगर मैच की बात करें, CSK RCB दोनों ही ये मैच जीतना डिजर्व नहीं करते। जिस तरीके के कैचेस छोड़े RCB ने, जिस तरीके से बॉलिंग कराई है CSK ने भी कम बुरी बॉलिंग नहीं कराई, फुल टॉसेस करा, और RCB ने भी लास्ट में फुल टॉसेस ही करा। और रविंद्र जडेजा की अगर मैं बात करूं, 76 75 पे खेल रहे, 18th ओवर उसका था, सुयश शर्मा का था, उस पे स्कोर करने का इंटेंट ही नहीं दिखा। आपसे रन ना बने वो एक अलग चीज है, लेकिन इंटेंट तो दिखाओ। पता नहीं किस माइंडसेट के साथ खेल रहे थे, मुझे तो वो अप्रोच ही नहीं समझ में आया कि ये किस ओवर पे, किस बॉल पे या किस बॉलर पे अटैक करने का सोच रहे थे। 18th ओवर के बाद तो CSK का ऐसा लगा ही नहीं कि उनका जीतने का मन भी था। और आयुष मात्रे को भूल नहीं सकते, क्या बैटिंग की है बंदे ने, वो भी 17 18 साल का है बंदा, CSK को मैच नहीं जिता पाया। अब उसको तो ये भी नहीं बोल सकते कि उसको रुक के मैच खत्म करना चाहिए था, वो 17 साल का है, वो 17 साल का, उसने 94 रन मारे, वो सेंचुरी डिजर्व करता। एटलीस्ट सेंचुरी नहीं डिजर्व करता तो अपने सीनियर प्लेयर से ये डिजर्व करता था कि वो लोग अब मैच खत्म करके दे देते। उसने ऑलमोस्ट CSK के लिए मैच जीत लिया, उसके बाद माही भाई से मैच नहीं खत्म होता है, और उसके बाद हर कोई मैच जीतने का क्रेडिट थाला फॉर अ रीजन, और मैच हारने के बाद बाकी के 10 लोग सब उनके वजह से मैच हारे, तब धोनी भाई की वजह से मैच नहीं हारते। ये पार्शियलिटी बहुत बुरी है। और टू बी ऑनेस्ट, जिस तरीके का फैन बेस CSK का है, जिस तरीके से वो अपनी टीम को डिफेंड करने आते हैं, जिस तरीके से वो दूसरे लोगों को बुली करते हैं, और जिस तरीके से सिर्फ एक मैच जीतने के बाद RCB और RCB के फैंस बिहेव करते हैं, ये कमाल है अपने आप में। अभी तक RCB ने कुछ जीता नहीं है, माइंड इट, इस साल जीत सकते हैं, ऐसा ऐसी फीलिंग आ रही है, जिस तरीके से उनका लक चल रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है कि RCB इस साल कप उठा सकती है। बट हु नोस, मे बी इट्स टू अर्ली, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं। बट ऑन अ गिवन डे, अगर RCB अपने आप को बेटर चांस देना चाहती है, RCB का पूरा माइंडसेट होना चाहिए कि वो टॉप 2 में खत्म करे। और फिर फाइनल में तो हम सबको पता है कि फाइनल में लक बहुत ज्यादा मैटर करता है, उस दिन कौन सी टीम किस तरीके से खेलती है,
और उनको किस तरीके से लक फेवर करता है, इस पे वो पूरा मैच डिपेंड करता है। 2023 में हमने देखा। तो लेट्स सी इस बार फाइनल किसका होता है। और अगर आज के मैच की बात करें, केकेआर वर्सेस राजस्थान, केकेआर की तरफ से बहुत अच्छे साइंस है। रसल फॉर्म में दिखा। रिंकू सिंह ने 6 बॉल पे 19 रन बना के दिया। रिंकू सिंह ने आज अपना काम किया। और उससे पहले रघुवंशी ने एक बार फिर 31 बॉल 44 रन, एक वेल डिजर्व 50 डिजर्व करता था, लेकिन स्टिल अच्छा खेला। फिर 24 बॉल पे 30 रन। रहाणे ने आज थोड़ा स्लो खेला, लेकिन नारायण 9 पे 11। गुरबाज को एक अच्छा स्टार्ट मिला था। गुरबाज लंबा खेल सकता था। 25 बॉल पे 35 रन बनाए। तो अगर देखा जाए तो केकेआर की तरफ से हर किसी ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। आंद्रे रसल ने 25 बॉल पे 57 बनाया था। बट जिस तरीके से केकेआर ने आज बॉलिंग कराई है, तब अरोड़ा एक अच्छे टच में नहीं दिखा। बट बाद में लास्ट ओवर जिस तरीके से डाला और वो लास्ट बॉल जिस तरीके से डाला है, वो सटीक यॉर्कर थी। शिवम दुबे जो कि राजस्थान की तरफ से खेलता है, उसने भी आज अपना इम्पैक्ट दिखाया। ऑलमोस्ट राजस्थान के लिए वो मैच जीत के ले गया था। वैभव सूर्यवंशी आज नहीं चला। यशस्वी जायसवाल को एक अच्छा स्टार्ट मिल गया था, लेकिन फिर से एक बार मोइन अली का शिकार बना। और मोइन अली पहले इतनी अच्छी बॉलिंग करा के 3 विकेट लेने के बाद फिर उसको रियान पराग ने जिस तरीके से मारा, और रियान पराग की इस इनिंग का और इस फॉर्म का क्या करे। मतलब ये बहुत ज्यादा लेट नहीं हो गया। और राजस्थान साल की जर्नी को हम किस तरीके से देखें कि राजस्थान एक भी क्लोज मैचेस जो उन्हें फिनिश करना चाहिए था, वो फिनिश नहीं कर पाए। आज तो कितने, एक बॉल पे 4 रन चाहिए थे। और जिस तरीके से रियान पराग आज आउट होके गया है यार, 90 बनाने के बाद किसी को ये नहीं बोल सकते कि वो मैच फिनिश करके नहीं गया। उसने अपने टीम को एक अच्छे पोजीशन पे डाल दिया था। जहां पे राजस्थान स्ट्रगल कर रहा था, वहां पे वो राजस्थान को एक जीतने वाली पोजीशन पे लेके भी आ गया। लेकिन राजस्थान को अगर हम देखें, राजस्थान ने जिन प्लेयर्स को रिटेन किया, ध्रुव जुरैल को, रियान पराग को, और किसको किया, संदीप शर्मा को किया था, और यशस्वी जायसवाल को, और संजू सैमसन को। ये 5 प्लेयर शायद से किए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। यशस्वी जायसवाल ने अपना काम किया। संजू सैमसन इस बार अगर पूरे टूर्नामेंट को देखे तो हम ब्लेम भी किसको करें, संजू सैमसन को करें या रियान पराग को करें, क्योंकि कैप्टनसी इन दोनों के बीच में रही है। और राजस्थान के अगर डगआउट की भी बात करें तो इस तरीके की भी न्यूज आ रही है कि राजस्थान के ओनर और रियान पराग के डैड, इन लोगों का कुछ फैमिली इक्वेशन है, जिस वजह से रियान पराग को कैप्टनसी मिली है। अदरवाइज यशस्वी जायसवाल को वाइस कैप्टन होना चाहिए था। अब ये तो अंदर की बातें हैं, ये तो रूमर्स है, इस पे कितना ट्रस्ट करे। लेकिन रियान पराग को लेके मैंने एक बार जब इंडिया टीम में इंक्लूजन हुआ था, तब मैंने ये बात कही थी कि रियान पराग का इंक्लूजन, ये मुझे समझ में नहीं आया कि रियान पराग का इंक्लूजन हुआ क्यों है। और रियान पराग को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देना कि उसको वाइस कैप्टन बनाना, बट जिस तरीके के परफॉर्मेंसेस रियान पराग से आए, रियान पराग को हर बार एक अच्छा स्टार्ट मिला और हर बार ऐसा लगा है कि रियान पराग अपने बेस्ट टच में दिख रहा है और आज कुछ अच्छा करेगा टीम के लिए। बट उस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखी नहीं। लेकिन बॉलिंग से उसने अपना काम किया। हर मैच में जब कभी बॉलिंग कराने आया है, तो बॉलिंग से उसने अपना कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा दिया, और आज के मैच में भी बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन दिया। लेकिन रियान पराग अब राजस्थान के लिए एक सीनियर प्लेयर बन चुका है। रियान पराग से और मेच्योरिटी की एक्सपेक्टेशन है, एटलीस्ट उनके डगआउट को तो है, उनके कोचेस को है। अब वो इस टीम के वाइस कैप्टन है, कैप्टनसी भी मिल चुकी है ऑलमोस्ट। तो रियान पराग से और मैच्योरिटी की एक्सपेक्टेशन है। और आज अजिंक्य रहाणे की जितनी भी हम बात करें, ये सीजन जब कभी भी खत्म होगा, अजिंक्य रहाणे की बहुत बात होगी, क्योंकि एक ऐसा प्लेयर जिसको हर किसी ने खत्म मान लिया था, जिसको टेस्ट मैच में चांस नहीं मिल रहा था, और उसने आईपीएल में आके जिस तरीके के परफॉर्मेंसेस दिए, जिस तरीके से वो कैप्टनसी कर रहा है, उसकी वेबिंग हाथ की फटी हुई है, उस पे इंजर्ड होके स्टिचेस लगा के वो बैटिंग करने आ रहा है। और आज क्या कमाल का कैच पकड़ा है। कल विराट कोहली ने हाथ में आया हुआ कैच छोड़ा था और वो चौका गया था। और आज अजिंक्य रहाणे, जो इंडिया टीम के स्कीम में ही नहीं है, जिसने बीजीटी हमें जिताया था, वो जो हिस्टोरिक बीजीटी इवेंट हम जीत के आए थे बिना विराट कोहली के, वो हमें अजिंक्य रहाणे ने जिताया था अपनी कैप्टनसी से। उसके बारे में बहुत बातें नहीं होती, लेकिन जिस तरीके का परफॉर्मेंस उसने इस आईपीएल सीजन में दिया है, इस बार बात होगी। और लखनऊ और पंजाब की बात करें तो लखनऊ और पंजाब के मैच में बात करने लायक कुछ है नहीं। पंजाब की तरफ से प्रभ सिमरन सिंह, कमाल की बैटिंग। एक और ऐसा प्लेयर जो 94 पे आउट हो गया है। पिछले 3 मैचेस अगर हम देखें तो आयुष मात्रे 94 पे आउट हुआ, आज रियान पराग 95 पे आउट हुआ है, और पंजाब वाले मैच में प्रभ सिमरन सिंह 94 पे आउट हुआ। और अगर हम 90s की बात करें, आयुष मात्रे 94 बनाता है, सीएसके हार जाती है। रियान पराग 95 बनाता है, आरआर हार जाती है। बट पंजाब एटलीस्ट एटलीस्ट प्रभ सिमरन के 90 को वेस्ट नहीं जाने दिया।
प्रभ सिमरन का 94 मतलब वर्थ इट रहा एक विनिंग कॉज में। और लखनऊ लखनऊ स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था, पॉसिबिलिटी थी कि प्लेऑफ्स में जा सके, अभी भी चांसेस पूरी तरीके से खत्म नहीं है, लेकिन टीम जिस तरीके से दिख रही है वो टीम बॉन्डिंग वीक दिख रही है। ऋषभ पंत को लेके जिस तरीके से बवाल पहले हुआ था एक बार, जब ऋषभ पंत कुछ 7 या 8 नंबर पर बैटिंग करने आए थे, और आज भी जितना तो वो काम नहीं है जितना वो मतलब जिस तरीके का ऋषभ पंत कैरेक्टर है वो ऋषभ पंत दिख नहीं रहा। 27 करोड़ लेने के बाद, गोयनका साहब से डांट खाने के बाद, अब जहीर खान और जस्टिन लैंगर में नहीं बन रही है ऐसा सब दिख रहा है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे। और जब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट भी हो रहा है तो दोनों एक एक प्लेयर को पकड़ के समझा रहे हैं। वहां ऋषभ पंत वहां पर डिसअपॉइंटेड दिख रहा है। और गोयनका साहब ने ये कहा था कि ऋषभ पंत को रोहित शर्मा, MS धोनी, विराट कोहली वाली लीग में हम लखनऊ में लाने के बाद ऋषभ पंत की गिनती होगी, और लखनऊ में लाने के बाद अब तो लखनऊ के भी लगे हुए हैं, ऋषभ पंत के भी लगे हुए हैं, मतलब कुछ भी सही होता दिख नहीं रहा लखनऊ के लिए। और पंजाब बहुत कमाल का क्रिकेट खेल रहे हैं, पूरी टीम एक टीम की तरह खेल रही है। जिस तरीके से उनकी बॉलिंग इफेक्टिव काम कर रही है, उनकी बैटिंग काम कर रही है, और एक सिंगल हीरो नहीं जिसके ऊपर ये लोग रिलाय कर रहे हैं। जैसे लखनऊ की टीम में अगर हम देखें, एडन मार्करम, मिचेल मार्श और निकोलस पूरन, ये तीनों अगर नहीं चलते तो मैच ही नहीं जीत रहे। हमारे पास इन तीनों के अलावा मैच विनर्स नहीं है। निकोलस पूरन उसने टूर्नामेंट के स्टार्ट में कुछ 34 36 सिक्सेस मार दिए थे, उसके बाद से लास्ट 5 6 मैचेस निकोलस पूरन के एकदम ठंडे गए। मिचेल मार्श के ब्रिलियंस की वजह से हम एक दो मैचेस जीते। एडन मार्करम ने अपने रन्स बनाए। डेविड मिलर अब तक पार्टी नहीं ज्वाइन की। ऋषभ पंत का तो ये सीजन बहुत मतलब इससे बुरा सीजन ऋषभ पंत ने अपने करियर में नहीं देखा किसी भी फ्रेंचाइज के लिए। और लेट्स सी, अब कल से हम डेफिनेटली मिलने वाले हैं। अब मेरे शोज वगैरह खत्म है, अभी फिलहाल के लिए मैं फ्री हूँ। कल का मैं बता सकता हूँ, कल मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो कल हम पक्का मिलने वाले, पक्का वीडियो आएगा। तो चलिए, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब जाने से पहले मैं आप सभी को 2 मैसेजेस का छोड़ के जाना चाहूंगा कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे जानवर है जिनको हमारी जरूरत है। तो अगर वो आपके पास या आपके घर के आसपास आते तो प्लीज उन्हें भगाएंगे, और हो सके तो उन्हें थोड़ा सा खाना, थोड़ा पानी, थोड़ा प्यार जरूर दे, इससे उनकी बहुत हेल्प होती है। और अपने घर के अंदर और आसपास पेड़ जरूर लगाए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।